वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। विद्यार्थियों, आज जो हमारी कविता है ये हाई स्कूल कक्षा की कविता है और हमारा जो कविता का टाइटल है द सम ऑफ लाइफ। विद्यार्थियों थोड़ा इधर ध्यान देंगे, ये जो टाइटल पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर इसे पढ़ेंगे शाम। वाई इट इज प्रोनाउंस शाम। यहाँ पे बेटा पी साइलेंट है और एल साइलेंट है। समझ में आई बात? हाँ, तो कविता का जो टाइटल हुआ द सम ऑफ लाइफ। ठीक, शाम का मतलब समझते हो बेटा? शाम का मतलब होता है भजन। ठीक, जीवन का भजन। तो ये कविता 4 स्टैंजा की है। वैसे स्टूडेंट्स ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन यूपी बोर्ड में इसके मात्र 4 स्टैंजा ही दिए हैं। किसी किसी कविता में स्टैंजा ज्यादा है, लेकिन बोर्ड ने मात्र 4 स्टैंजा ही प्रेस्क्राइब किए हैं और मैं आपको केवल उतना ही पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम है हमारी दृष्टि उस पर चली जाए ताकि कविता पढ़ने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, रियल, रियल माने आप सबको पता है वास्तविक। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने सीरियस, गंभीर। ग्रेव, ग्रेव माने कब्र। फिर है बच्चों आर्ट, गोल, गोल माने लक्ष्य, एम। डस्ट, डस्ट माने मिट्टी या धूल। और आपके सामने वर्ड है दाऊ, दाऊ, दाऊ माने यू, तुम। स्टूडेंट्स पुरानी अंग्रेजी में इसको जो है यू को दाऊ कहते थे और इसका जो रूप चलता था मैं आपको बता दूं यहां पर कि जैसे आप जानते हो कि ऐसे यू का रूप चलता है, यू, यू और योर। सब्जेक्टिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू और पॉजेसिव केस में यू। लेकिन ये तो मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा होता है, लेकिन पुरानी इंग्लिश में आप जानिए, पुरानी इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस के यू को दाऊ कहते थे। ठीक, और पुरानी इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस के यू को दी कहते थे। और आज जिसे आप योर कहते हो पुरानी अंग्रेजी में इट इज दाई। आशा करता हूं बच्चों कि आपको यह बात अब समझ में आ गई होगी कि दाऊ मतलब यू। फिर देखिए लिखा हुआ आर्ट। कई विद्वान यहां पर आर्ट का मतलब कला या कला बनाने से लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। ये जो आर्ट लिखा हुआ है ये आपकी जो बी वर्ब इज एम आर वाज वर होती है उसका ये आर है। बात बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए, ये आर्ट माने ड्रा करने वाला आर्ट कतई नहीं लिखा हुआ है। ठीक, आपने हो सकता है जूलियस सीजर पढ़ी हो तो वहां पर एक लाइन है, ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। मैं कहिए आपको सामने लिख दूं, ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। सीजर तुम अभी भी शक्तिशाली हो। ठीक, अब इसका मतलब कला से लिया जाएगा या बनाने से लिया जाएगा तो बिल्कुल गलत है कि नहीं गलत है? इसलिए आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। यहां पर आर्ट का मतलब हेल्पिंग वर्ब आर से ही लिया गया है। दाऊ आर्ट में नहीं हुआ, यू आर। ठीक विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इस कविता के स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा है उसके विषय पर हम उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, ये जो कविता है ये जीवन की वास्तविकता पर निर्भर है। ठीक, जीवन कल्पना नहीं है। अब हम स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा है उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। लाइफ इज रियल, रियल माने वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने सीरियस, जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। मेरे बच्चों, जीवन इमेजिनेशन पर नहीं आधारित है। आप गलत फहमी में न रहिएगा, भ्रम में न रहिएगा। और जीवन गंभीर है, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। ऐसे हंसी मजाक में समय निकल जाता है, लोग हाथ पे हाथ बैठे रखे धरे रह जाते हैं। ठीक, तो जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव, ग्रेव माने कब्र, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल माने लक्ष्य। मानव जीवन का लक्ष्य केवल मरकर कब्र में दफन हो जाना नहीं है। आप पैदा हुए,
कुछ समय आपने बिताया 40-50 साल, उसके बाद 60 साल, उसके बाद मरकर आप कब्र में चले गए। क्या मानव जीवन इसी के लिए मिला है कि पैदा हो, खाओ पियो, गाना गाओ और मर जाओ? इसलिए आप समझो मेरे बच्चों, जीवन एक हायर एम के लिए मिला हुआ है, वो हंसी मजाक के लिए नहीं मिला हुआ है। फिर आगे बच्चों देखो, डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट में धूल या मिट्टी, दाउ आर्ट, ये दाउ आया है मानव शरीर के लिए। डस्ट दाउ आर्ट, ये जो मानव शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नस्ट, रिटर्न माने वापस हो जाना। मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। कबीर बाबा क्या कहते हैं कि माटी का खिलौना एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। आगे की पंक्ति, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। आत्मा अजर अमर है, ठीक। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। विद्यार्थियों, किसी किसी किताब में मैंने देखा है यहां पर ईज की जगह वाज लिखा हुआ, लेकिन यह मैटर नहीं है। आप इज वाज चाहे जो कह दो, वैसे मेरे हिसाब से तो इज ही ज्यादा बेटर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, सबसे पहले हम अपनी दृष्टि उस पर डाल लें। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट माने आनंद। सारो, सारो माने दुख। डेस्टिन्ड माने भाग्य से प्रेरित। स्टूडेंट्स, वर्ड है डेस्टिनी, डेस्टिनी माने भाग्य होता है और उसी से वर्ड बना डेस्टिन्ड माने भाग्य से प्रेरित। वे माने मार्ग या रास्ता, और फार्दर माने आगे। अब स्टूडेंट्स, आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस स्टैंजा है वो आपने पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टिन्ड एंड। कवि कहता है कि आनंद मनाना या दुख मनाना ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, यह हमारे भाग्य का अंत नहीं है, या हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ये जो मानव जीवन दिया गया है या ये ना केवल खुशी मनाने के लिए और ना ही केवल दुख मनाने के लिए है। इज एवर डेस्टिन्ड एंड, और हमारे भाग्य का अंत यहीं पर नहीं है कि आप खुशियां मनाइए या दुख मनाइए। और वे नहीं, हमको भाग्य से प्रेरित रास्तों पर चलना चाहिए। इट मीन्स हमको कर्मशील होना है, भाग्य पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इट मीन्स इस संसार की रचना कर्म करने से हुई है, भाग्य के सहारे नहीं हुई है। इसलिए आपको स्टूडेंट भाग्यवादी नहीं होना है, अपने कर्तव्य पथ पर सदैव बढ़ना है। फिर आगे देखिए, बट टू एक्ट, भाग्यवादी इस लाइन में कहा गया कि आपको भाग्यवादी नहीं होना है। फिर क्या कहा गया, भाग्यवादी नहीं होना है, तब क्या करना है, बट टू एक्ट, कार्य करना है, अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। दैट इज टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल, और आप चाहो तो टुमारो का एक अर्थ यहां फ्यूचर, भविष्य से भी ले सकते हो। आपको कर्तव्य क्यों करना है, आपको कर्तव्य इसलिए करना है दैट इज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे। टुडे माने आज, या इसका एक अर्थ वर्तमान से ले लीजिए, तब इसका अर्थ क्या निकलेगा बच्चों, बट टू एक्ट, हमको कार्य करना है। और कार्य क्यों करना है, दैट इज टुमारो, कि हमारा जो प्रत्येक आने वाला कल है, या हमारा जो फ्यूचर है, या हमारा जो भविष्य है, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, वो हमारे आज की अपेक्षा, हमारे वर्तमान की अपेक्षा बेहतर बन सके। बच्चों, हमें मेहनत क्यों करनी है, ताकि हमारी आज की मेहनत भविष्य में रंग लाए। आज आप मेहनत करके पढ़ेंगे तो आगे वाले समय में आप एक बड़े अधिकारी जरूर बनेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि सेकंड स्टैंजा भी आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग स्टैंजा 3 की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा स्टैंजा आपके सामने। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स पहले जान लें। बैटल, बैटल माने युद्ध, व्यायक माने पड़ाव या कैंप। किसका पड़ाव या कैंप, सैनिकों का। डम माने ना बोलने वाला,
जो बोल ना पाता हो, क्या कहते हैं उसे, एक वर्ड होता था, ध्यान में नहीं आ रहा, अभी बता रहा हूं, लेकिन बच्चों इसे आप क्या कहोगे? डम, नॉट डम्ब, एम साइलेंट है यहां पर। हाँ, मूक कहते हैं, मूक, जो बोल ना पाता हो मूक बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि एम साइलेंट है यहां पर, तो डम्ब नहीं बच्चों, डम, ना बोल पाने वाला। कैटल माने जानवरों का झुंड। ड्राइवन, ड्राइवन माने हाँके हुए। हीरो, हीरो माने विजेता। बच्चों अभिनेता की अंग्रेजी जो आप फिल्मों में देखते हो वो हीरो नहीं है, वो एक्टर हैं। आप उन्हें हीरो ना कहा करो। हीरो माने विजेता, और विजेता कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, इसलिए उनको हीरो ना बोला करो। और स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने होता है बच्चों संघर्ष। अब हम लोग कविता पर दृष्टि डालते हैं। स्टैंजा नंबर 3। इन द वर्स्ट ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल माने युद्ध। कवि ने इस संसार की तुलना, ब्रॉड माने लंबे चौड़े, विस्तृत, कवि ने इस संसार की तुलना एक लंबे चौड़े विस्तृत युद्ध के मैदान से की है। इन द वर्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि ने इस संसार की तुलना एक लंबे चौड़े विस्तृत युद्ध के मैदान से की है। इन द विवाह ऑफ लाइफ, और इसमें मानव जीवन कैसा है, इस ये युद्ध रूपी संसार के, युद्ध रूपी मैदान में जो मानव जीवन है वो क्या है? एक अस्थाई पड़ाव है, एक अस्थाई कैंप है। जैसे कोई युद्ध होता है, सैनिक युद्ध स्थल के आसपास में अपना कैंप लगाते हैं, और जब युद्ध खत्म होता है तो अपना तंबू उखाड़ ले जाते हैं। ठीक उसी तरह इस संसार में मानव का जीवन भी है, कुछ दिन रहा, उसके बाद फिर से ऊपर से बुलावा आ गया। तो ये न जानिए हमारा मानव जीवन स्थायी नहीं है, अस्थायी है। बी नॉट लाइक डम, डम माने मूक, न बोल पाने वाले। ड्राइवन कैटल माने चरने वाले जानवर। कवि कहता है कि हम लोगों को कैसा कैसा नहीं होना है, मूक, मूक नहीं होना है, माने जो न बोलने वाला है। ठीक, हम लोग को मूक नहीं बनना है, और चरने वाले जानवरों की बात, जो केवल दूसरे की लाठी के बल पर खेतों में चरा करते हैं, हमको वैसा नहीं बनना है। विद्यार्थियों यहां डम का मतलब इस सेंस में लगाया है कि जैसे अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो मूक बनकर उसे सहना नहीं है, हमको संघर्ष करना है, उसका आंसर देना है। हाँ, ड्राइवन कैटल, जैसे एक किसान लाठी लेकर अपने जानवरों को चराता है, वैसे आपको नहीं बनना है। आपको क्या करना है? आपको क्या बनना है? बी अ हीरो, आपको विजेता बनना है। चरने वाला जानवर नहीं बनना है, मूक नहीं बनना है, क्या बनना है? बी अ हीरो, आपको विजेता बनना है। कहां विजेता बनना है? इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में। आपके सामने कठिन परिस्थितियां हो, संघर्ष हो, तब आपको उस कंडीशन में लड़ना है और विजेता बनना है। विद्यार्थियों मुझे आशा है कि आपको स्टैंजा 3 भी समझ में आ गया। अब हम लोग स्टैंजा 4 की ओर आते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट चौथा स्टैंजा पढ़ने से पहले हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द स्टैंजा उसको जान लें। बी अप एंड डूइंग माने कार्य करने को तैयार रहना। फेट, फेट मैंने अभी बताया था, डेस्टिनी भी इसकी एक अंग्रेजी होती है। फेट माने भाग्य और डेस्टिनी माने भाग्य। अचीविंग, अचीव करना, आप जानते हो ना, प्राप्त करना। परस्यूइंग, परस्यूइंग माने अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। टू लेबर माने परिश्रम करना। टू वेट माने इंतजार करना। अब स्टूडेंट्स आखिरी स्टैंजा पे चलते हैं, और कवि यहां पर क्या कहता है? लेट अस देन बी अप, इसलिए विद्यार्थियों आओ चलो उठो। एंड डूइंग, और अपने कर्तव्य पथ पर लग जाओ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ चलो उठो, और अब डूइंग माने करो, क्या करो? अपने कर्तव्य पथ पर लग जाओ, जुट जाओ। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे हृदय से अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ो। फॉर एनी फेट, भाग्य में चाहे जो लिखा हो। पहले भी बताया गया भाग्यवादी नहीं होना है, कर्म प्रधान विषय रचक है। इस संसार की रचना कर्म करने से हुई है, भाग्य के सहारे। एक बात और मलुकदास ने कही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बैठे बैठे दाता राम किसी को नहीं देगा, मलुकदास यहां पर गलत हैं।
तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसीलिए आओ चलो उठो और कर्तव्य पथ पर लग जाओ। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे हृदय से जुट जाओ फॉर एनी फेट, भाग्य में आपके चाहे जो लिखा हो। ठीक, स्वामी जी की फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने भी कहा है कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। बस यही सब बातें यहां भी कही गई हैं। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग। विद्यार्थियों पहले इस लाइन का अर्थ लें, तभी ये बात समझ में आएगी। हमको क्या करना है, पहले अपना गोल, अपना एक लक्ष्य सेट कर लेना है। जब हमारा गोल सेट हो जाएगा, जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, स्टिल परसुइंग, परसुइंग माने अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। तो जब हमारा गोल, जब हमारा लक्ष्य सेट हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, अपने उस गोल के पीछे पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है। ठीक, फिर क्या करना है, स्टिल अचीविंग। और जब आप उसका अनुसरण करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया ना? लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखो मेरे बच्चों, मेहनत करो। एंड टू वेट, और उस जो मेहनत का रिजल्ट है उसके लिए क्या करना है, इंतजार करना है। ये नहीं कि आज मेहनत किया तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ऐसा किसी को नहीं मिला है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना, अर्जुन से कहते हैं, ठीक, कि कर्म करना तुम्हारे हाथों में है, लेकिन फल देना ईश्वर के हाथों में है। इसलिए बच्चों, आपको इस कविता पढ़ने से आपको बड़ा नैतिक संदेश मिला होगा। ठीक, आपको कर्म करना है, रिजल्ट तो ऊपर वाले का हिस्सा है, हमें उसके लिए नहीं परेशान होना है। हमको जो हमारी मेहनत है, हमको केवल वो करना है। धन्यवाद। बहुत जल्दी ही हम अगली पोएम के साथ इस चैनल पर उपस्थित होंगे। लेकिन अगर विद्यार्थियों आपको अगर मेरा ये जो पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वंदे मातरम।